नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट जल्द ही लाने वाला हूं, तो आज प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर रहा हूं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, जो 1/12/2021 यानी 1 दिसंबर 2021 को पूछा गया है एसएससी जीडी के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमने नोबेल पुरस्कार 2022 पर एक कंप्लीट वीडियो आपको बना के दिया हूं, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला भाग है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में पहला प्रश्न जो देख रहे हैं, देखिए रीजनिंग बनाने सबको आता है, लेकिन अप्रोच क्या होती है आपके एग्जाम के अंदर, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम खाते हैं। तो यहाँ पे जब ये भी प्रश्न आप जैसा ये देख रहे हैं कि एक सीट दिया गया रहता है, उससे जो है एक घन क्रिएट करना होता है, या फिर बताया गया रहता है कि कौन किसके सामने होगा, किसके विपरीत होगा। तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये ऊपर की जो लाइन वगैरह है ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है रीजनिंग के अंदर। तो चलिए बिना पढ़े ही आगे चलते हैं। तो कौन सा अक्षर युग्म पृष्ठ के विपरीत होगा, इस प्रकार का यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे बनाने की क्या तरीके हैं, आप यहाँ से कभी ना चलें, ठीक है। आप सीधी रेखा से चलें, ए के सामने एक घर छोड़ के ई और एफ के सामने डी। तो हमारा क्या हो गया, ए के सामने हमारा हो जाएगा ई और एफ के सामने हमारा हो जाएगा डी। और चूंकि 6 ही फलक होते हैं तो 2 जो रेस्ट बच गया एक दूसरे के सामने होगा, यानी बी के सामने जो है आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे विपरीत ही पूछा गया है, मतलब सामने ही पूछा गया है। तो आप यहाँ ए के सामने ई होगा, कहाँ पे है, ए ई नहीं है कहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। एफ और डी है, एफ और डी है, ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। आप समझ गए होंगे कि कैसे इसे निकालना है। मैंने कहा कि भाई जो तिरछा है उसके तरफ ध्यान मत दीजिए, पहले जो सीधा है वहां से चलिए एक घर छोड़ के। तो ए के सामने ई, एफ के सामने डी, ये एक दूसरे के आमने सामने हो गए, और जो रेस्ट 2 बचे ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि भाई डिक्शनरी के हिसाब से इसे जो है अरेंज कीजिए। डिक्शनरी के हिसाब से, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से अरेंज करना है। एग्जाम के अंदर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो गए, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, देखना है नीचे क्या बोल रहा है। तो शब्दकोश के हिसाब से इसे अरेंज कीजिए, और बात जो बहुत बनाने लगेगा तो खुद ही एक्सपीरियंस आ जाएगा कि भाई क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं इसे बनाने से पहले ये पांचों को मैं नहीं देखूंगा कि पांचों कैसे कैसे होगा, ठीक है। मैं देखता हूं कि सबसे हैवी कौन है, जो सबसे लास्ट में आएगा। तो एन के बाद ए सब में नहीं है, 5वें नंबर में यू है। तो ए के बाद तो यू होता है ना, ए का पोजीशन 1 है, यू का पोजीशन 21 है ना। तो सबसे लास्ट में 5 होने वाला है। तो पहला ऑप्शन गया काम से, ठीक है। अब बचा मेरे पास 3 ऑप्शन। अब मेरे 4 में लड़ाए हैं। 4 में मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 में कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो एन ए सब में है, इसके बाद यू है, इसके बाद इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें यू है। तो 2 भी वाला बच गया, और भी यू के बाद में आएगा। तो मैं अब 2 और 3 में देखूंगा कि लास्ट में कौन आएगा। तो एन ए भी वाई, एन ए भी आई। तो लास्ट में जो है 2 नंबर आने वाला है, क्योंकि भी के बाद वाई है, इसमें भी के बाद आई है। तो हमारा सबसे लास्ट में 5 आएगा, फिर 2 आएगा। तो लास्ट में 25 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में। तो ये दोनों छट गए, ठीक है। अब लास्ट में 4 देख लीजिए, इसके पहले जस्ट है 4। तो एन के बाद है यू, यू के बाद है आपका टी, यू के बाद है आपका जी। तो 4 तो नहीं आएगा ना, है ना। 4 जो है ये आपका यू के बाद क्या है, टी। और हमारा कितने हम अलग कर लिए, 2 अलग कर लिए। कौन कौन सा, 5 नंबर और 2 नंबर अलग है। तो इसके पीछे जस्ट 3 नंबर आएगा। तो 325 कहाँ है हमारा, वही राइट आंसर है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार फिर से समझिए कैसे बनाते हैं सेकेंडों में, ठीक है। मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है ना, तो ये 1 सेकेंड की कमाल है, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन आएगा ये पहले हम ढूंढ लेते हैं। तो सबसे लास्ट में एन यू, एन के बाद ए आना चाहिए, सब में ए आया है लेकिन यहाँ पे यू आया है। तो ये 5 नंबर हमारा सबसे लास्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं 5 को तो भूल ही गया, क्योंकि मैं इसके लास्ट पोजीशन पे जो है रख चुका हूं। अब बचा मेरा 4, एन ए सब में है। इसके बाद यू भी यू। अब जो यू के बाद भी आएगा, तो मैं लास्ट से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं भी वाले में देखूंगा कि भी के बाद आया है, भी के बाद वाई आया है। तो सबसे लास्ट में 2 नंबर होगा 5 के बाद, उसके बाद होगा हमारा 3 नंबर। तो 325 लास्ट से ढूंढिए और हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है।
चलते हैं अगला एक प्रश्न है कूट भाषा में जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न होता है कि एक कूट को कोई चीज लिख दिया, दूसरे को कोई चीज लिख दिया, तीसरे को आपसे पूछा जाता है, या फिर एक का ही दूसरा चीज लिख देगा और तीसरा का आपसे चौथा चीज पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे 2 बार में लिख दिया है। छोटा एग्जाम होती है, थोड़ी लेवल में थोड़ी मॉडरेट होती है जीडी का एग्जाम, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हल्का वाला पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी से देखते हैं, ई है, सी का पोजीशन है 3, 3 से हो गया 5, एक का पोजीशन है 1, 1 से हो गया सी मतलब 3 हो गया है, 13 से आपका 14 हो गया है। ठीक है, एम से हो गया एन, तो मैं भी वैसे ही कर दूंगा। यहाँ पे डब्ल्यू का होता है 23, पहले में बढ़ाता है 2, तो 23 से हो गया 25, तो 25 का हो जाएगा वाई। अब वाई हो जाएगा तो पहला ऑप्शन खत्म, चौथा ऑप्शन खत्म। वाई के बाद जे सेम है इसमें, और तीसरा जो है इसमें बी है, और तीसरा जो है इसमें सी है, तो बी आएगा कि सी तीसरा अंक, मैं यही डिसाइड करके आंसर निकाल लूंगा। तो मैं तीसरा अंक पे पहुंचता हूं पहले वाले में, तो एम के जगह यानी 13 के जगह 14 लिखा है, मतलब 1 बढ़ाया है। तो हमारा भी तीसरा अंक जो ए है इससे हम जस्ट 1 बढ़ाएंगे, तो हमारा तीसरा अंक बी होना चाहिए, और 2 को मैंने पहले ही एक्स से स्टार्टिंग होने के कारण छांट दिया हूं, तो हमारा जो है तीसरा अंक बी, ऑप्शन नंबर बी में है, जो वाई से स्टार्ट भी है और तीसरा अंक बी भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि आपको जो ये वेन डायग्राम है ये मतलब किस पे फिट बैठता है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो पहले नाम ही देते हैं 2-4 चीज का और फिर वेन डायग्राम बनाने को बोला जाता है कि भाई कौन सा वेन डायग्राम फिट बैठेगा। एक तो ये होता है कि वेन डायग्राम ही दे दिया गया, फिर आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार फिट बैठता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पहला ऑप्शन इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो क्या मैं अशिक्षित हूँ? नहीं हूँ, तो हमारा पहला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है किसान, ग्रामीण, साक्षर। चलिए ये थोड़ा 50-50 हुआ कि भाई हो सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है डॉक्टर, नर्स, इंसान। अब जो डॉक्टर होगा वो नर्स नहीं होगा, इंसान तो होगा ही होगा। तो हमारा या तो डॉक्टर या तो नर्स, दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, तो ए और सी तो छंट गए। अब चौथा ऑप्शन है महिलाएं, माताएं, पुत्रियां। ये मुझे दूसरे ऑप्शन से ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ये 100% होगी। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं हैं वो माताएं हैं, वो पुत्रियां हैं, है ना। महिलाओं का अलग अलग किरदार है जो सभी निभा सकते हैं, और यहाँ इस पे फिट बैठ रहा है। लेकिन बी भी फिट बैठ रहा था, लेकिन इससे ज्यादा फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी करूंगा, ठीक है, और यही राइट आंसर होगी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है आपको कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अक्षरों की चयन करने के लिए 5वीं क्वेश्चन में। यहाँ पे है भी खाली स्थान, एम आर खाली, भी एम डी, के एम डी खाली, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के सवाल काफी ट्रेंड में होते हैं। आप इसे कैसे बनाते हैं? तो इसे बनाने का एक उपाय है कि जो अक्षर रिपीट हुए हैं 1 से अधिक बार, मैं देख रहा हूं कि एम जो है 3 बार रिपीट हुए हैं, और एम के पहले जो है के है, एम के पहले क्या है? के है। तो मैं पहला प्रायोरिटी होगा कि मैं उसी के को एम के पहले रख के देखूं क्या होता है। अगर मैं इस खाली स्थान में एम के पहले के रख दिया तो हमारा क्या बना? भी के एम आर, भी के एम आर। अब यहाँ भी से फिर स्टार्ट हो रहा है, माने अगर मैं यहाँ से भी से स्टार्ट किया हूं तो भी के मतलब आर के बाद भी कोई एक अंक है, तभी तो भी से पुनः स्टार्टअप लेगा, है ना। तो मुझे एक एक्स्ट्रा अंक दिख रहा है भी के एम आर के बाद डी। अगर मैं यहाँ डी रख दूं तो भी के एम आर डी, भी के एम आर डी, भी के एम आर डी, ठीक है, हो गया आपका फुलफिल। तो ये जो लॉजिक है ये क्या है? भी के एम आर डी है। क्या है? भी के एम आर डी है, ठीक है। इसमें अगर आप ये गिनते चलें कि भाई 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 घटा, तो फिर भर दिन लग जाएगी। इसीलिए मैंने क्या बताया कि जो अंक 1 से अधिक बार रिपीट है इसके पीछे कौन सा अंक है। मैं देख रहा हूं कि एम जो है सबसे अधिक बार रिपीट है, इसके पहले के है। मैं यहाँ पे एम के पहले खाली स्थान दिख रहा है, इसके पहले मैं के रख दिया, तो भी के एम आर तो दिखा, लेकिन एक खाली स्थान और दिखा, क्योंकि मैं भी से स्टार्टअप ले रहा हूं। तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? तो जो भी के एम आर के अलावा एक अंक दिख रहा है, इसे रख के देखने, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% हर जगह होगी, लेकिन रख के देखा तो भी के एम आर डी, भी के एम आर डी, भी के एम आर डी हमारा फुलफिल हो गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प को चयन कीजिए जो दूसरी से तीसरी संख्या से वही संबंध है
जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या का पहली से जो संबंध है, उसके बाद तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या संबंध है, वही संबंध मुझे इसके अकॉर्डिंग इसका निकालना है। और एक और आपको हिंट दे रखा है, तो मैं देख रहा हूं 18 18 26, 26 से कितना घटा दिया है, 18 से कितना जोड़ दिया 26 में, 18 2 20 और 8 20 8 28, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं चला। फिर मैं गुना के टर्म में जाता हूं तो 9 दूनी के 18, 9 तिया के 27 माइनस 1, 10 दूनी की 20, 10 तिया के 30 माइनस 1। तो यहाँ पे दूसरी अब मतलब 29 हो जाएगा, है ना, 29 हो जाएगा ये राइट आंसर। क्यों, आप देखिए 9 दूनी की 18, ठीक है, 9 दूनी की 18, फिर इसी 9 को 3 से गुना किया तो 27 माइनस 1 किया तो 26 हो गए, ठीक है। 10 दूनी के 20 कर लिए हमने, ठीक है। अब मैं 10 को 3 से गुना करके 1 घटा दूंगा, है ना, तो हो गया ना आपका 29, है ना। तो 29 हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कोई बच्चे इसे दूसरे लॉजिक से भी सोच सकता है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि 18 को अगर 3/2 से गुना कर दें, 18 को अगर 1.5 से गुना कर दे 3/2 से, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 माइनस 1 कितना हो गया 26। अगर 20 को 3/2 से गुना कर दें, 20 को 3/2 से, तो 10 तिहाई के 30 माइनस 1 29। तो दोनों तरफ से सेम आंसर आने वाला है, ये भी लॉजिक हो सकती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन से है। ए डी की माता है, ए डी का पिता है, सॉरी। तो इसमें पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जनरेशन के हिसाब से जो जनरेशन जितना पीछे रहता है, पहले रहता है, उसको मैं उतना ऊपर रखता हूं। जैसे अगर पिताजी वाला जनरेशन है तो मैं यहाँ, मेरा जनरेशन है तो थोड़ा नीचे, मेरे लड़के का जनरेशन है तो और नीचे, और मेरे पोते वगैरह का जनरेशन है तो और नीचे। इस प्रकार से चलना होता है कड़ी बनाने हैं, तो ठीक है। तो ये तो था समझने के लिए। अब मैं इसको मतलब कड़ी में डालता हूं। ए डी का पिता है, ए जो है आपका डी का पिता है, तो पिता ऊपर रहेगा, बेटा नीचे रहेगा। पिता है तो प्लस का साइन, क्योंकि पुलिंग होता है पिता, है ना, मेल होगा ना पिता, तो मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए निगेटिव साइन अप्लाई करते हैं हम ब्लड रिलेशन में। सी और डी भाई है, तो सी मैं यहाँ डी के सामने रख दूंगा, दोनों एक ही जनरेशन के हुए भाई भाई हैं, तो दोनों में प्लस लिख दिया। इसके बाद जी बी की माँ है, जी जो है ये बी की माँ है। इस इंफॉर्मेशन का इस चेन से अभी कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं इसे अलग लिख लूंगा कि जी जो है बी का माँ है, तो माँ ऊपर रहेगा, बेटा बेटी नीचे रहेगा। अब बी का भी लिंग पता नहीं है कि भाई ये मेल है कि फीमेल है, खाली बोला है भाई बेटा के लिए भी माँ होता है, बेटी के लिए भी माँ होता है, तो अभी लिंग पता नहीं है बी का, लेकिन ये पता है कि बी की माँ है जी, और इस कड़ी से अभी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसे साइड में लिख लिया हूं। अब सी बी का सी जो है बी का भाई है, अब मैच कर गया कि भाई ये जो बी है ये इसी जनरेशन का है, मतलब इनका भाई है सी, तो इनका बहन भी हो सकता है या भाई भी हो सकता है। बी का अभी लिंग निर्धारित नहीं है, लेकिन ये पता है कि बी का भाई है सी, तो इसी लाइन में आने वाला है। अब बी की माता थी जी, है ना, तो भाई जब बी और सी बी का भाई है सी, तो सी ए का ना माता बी का माता होगा, तो क्या हुआ, ए और बी पति पत्नी हो गए। और पति पत्नी के लिए हम तिरछे लाइन का इस्तेमाल करते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। इसका भी मीनिंग है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सी रिलेशन है, ठीक है। तो पति पत्नी के रिलेशन के लिए हम तिरछे लाइन का। तो भाई अभी क्या निष्कर्ष निकला, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ए से किस प्रकार संबंधित है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जी ए से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी के रूप में, ठीक है। तो पत्नी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में, मतलब इसमें जो है आपको फिल करना है, सीरीज है, ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं 19 गुने 1, 19 का 19, 19 दूना 38, है ना, 19 और 38 को 3 से अगर गुना कर दे तो 30 तिया के 90 और 8 त्रिक के 24, 114 बराबर। तो 114 को आप सिंपली 4 से गुना कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 चौका 16, लास्ट में 6 आने वाला है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे है, नवा प्रश्न है कि मिस्टेक को 97 65 412, नेक्ट को 84 123 लिखा जाता है, तो इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा।
दोस्तों ये प्रश्न काफी हल्का वाला कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, ये सबसे हल्का वाला माना जाता है। इसे जो है आपका जिस अक्षर का, जिस वर्ड का जो वैल्यू है वही वैल्यू सिर्फ उठा के पुट करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। तो चलते हैं देख लेते हैं। इसमें मैं अगला टैब भी यहीं पे जिक्र कर लूंगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में अगर दूसरे टैब से भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आई के लिए क्या यूज है, तो आई के लिए हमारा यूज है 2 नंबर पे देखिए तो 7 यूज है, तो पहला वर्ड तो 7 होगा। लास्ट में क्या है भाई, लास्ट में है ई, तो ई के लिए क्या यूज है, ई है यहाँ पे लास्ट में, तो ई के लिए 2 यूज है। तो 7 से स्टार्टिंग और 2 से इंड होगा। तो कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाद बाकी कोई भी ऑप्शन सटेबल नहीं है। देखिए मैंने इसमें कितने सेकंड लगाया, 2 सेकंड। तो आपको भी ऐसे ही देखना है, ये नहीं कि एक एक बैठा रहे हैं। जो भाई हल्का है तो हल्का का पूरा फायदा उठाइए ताकि जो भारी वाला प्रश्न आएगा उसमें लगाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मिस्टेक को ये लिखा है, नेक्स्ट को ये लिखा है, इंटीमेट को चाहिए। बनाने की तरीका बता दिए कि सबसे हल्का वाला है, मान उठा के सिर्फ रखना होता है। तो हमारा क्या चाहिए, पहला वर्ड आई, आई कहाँ है, इसमें 2 नंबर पे है, तो मैं दूसरा मान क्या है 7, तो स्टार्टिंग तो 7 से होगा। लास्ट में क्या चाहिए मुझे, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कहाँ है, इसके लास्ट में है, तो इसके लास्ट में कितने अंक है 2, तो इंड होगा 2 से, स्टार्ट होगा 7 से। अगर इतने से काम नहीं चलता तो और मिला लेते, लेकिन मुझे इतना ही से काम चल रहा है कि एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो 7 से स्टार्टिंग और 2 से इंड है, यही राइट आंसर हो जाएगा। एक आपसे इस प्रकार के फॉर्म में प्रश्न पूछे जाएंगे कि मान लीजिए राम का वैल्यू दे रखा है आपका 914 और आपका जो है राम का वैल्यू दे रखा है 914 और आपका जो है टॉम का वैल्यू पूछा गया है। तो आप जो है इसमें तो नहीं कर सकते ना। तो देखिए राम का वैल्यू 914 कैसे लिखता है एग्जामिनर कि आर का कितना होता है 18, 18 में दोनों अंक को जोड़ दिया तो 9 हो गया, तो पहला अंक आपका 9। एक का तो 1 होता है, तो एक जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए तो 1 होगा। और एम में कितना होता है 13, 13 को जोड़ेंगे 3 और 1 तो 4, तो 914 हो गया। तो आप भी ऐसे ही कर देना है। टॉम में क्या होती है, टी का पोजीशन 20, 20 में जोड़े तो हमारा पहला अंक आ गया 2। ओ में कितना होता है 15, 15 को जोड़ेंगे तो दूसरा अंक आ जाएगा हमारा 6, 13 को जोड़ेंगे तो दोनों का जो कितना हो जाएगा 4, तो टॉम का वैल्यू 264 हो जाएगा। तो ये भी ट्रेंड में रहता है, तो दोनों पैटर्न आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला हमारा 10 नंबर सवाल है कि भाई कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष कह रहा है कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। अब ये स्कूटर मैं लिख दिया, यहाँ पे मैं 2 पहिया वाहन को डी ही लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, 2 मतलब डी है ना। आपको किसी चीज से भी कोडित कर देना और ऐसे कोडित करना है कि आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना। अभी अगला दे रहा है कि सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। अब मैं अगर साइकिल को भी एस से कोडित कर दूं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए मैं साइकिल को बाइसिकल से कोडित कर देता हूं, ठीक है, बाइसिकल से कोडित कर दिया। बोल रहा है कि भाई सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, तो मैंने पहले स्कूटर लिखा, तभी सभी 2 पहिया वाहन के अंदर डाल दिया। इसके बाद बोल रहा है कि सभी साइकिलों 2 पहिया वाहन है, तो इस 2 पहिया वाहन के अंदर होगा। लेकिन स्कूटर और साइकिल दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कोई इंफॉर्मेशन इस जो है कथन में नहीं दिया गया है। तो मैं निष्कर्ष देखता हूं, सभी स्कूटर साइकिल है क्या, देखने से लग रहा है सभी स्कूटर साइकिल है, तो नहीं है जी, तो पहला कथन खत्म, ये गलत है। दूसरा सभी साइकिल स्कूटर है, वही बात घुमा दिया, तो ये भी खत्म। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका जो है सही नहीं है, न तो एक सही है और न तो 2 सही है। कौन से ऑप्शन में ऐसा है कि भाई न तो एक सही है और न तो 2 सही है, देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है कि न तो एक सही है और ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केचुए का संबंध, केचुए का अरुरज्जुकी से वही संबंध है जो मछली का है। अब अरुरज्जुकी क्या होता है ना, आपने कशेरुकी और अकशेरुकी जरूर सुना होगा। कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी इन्वर्टेव, ठीक है, सुने होंगे आपने, वर्टेव इन्वर्टेव है ना, जिसे कॉर्टेडा समूह से बिलोंग करते हैं, कशेरुकी होते हैं ना। तो यहाँ पे केचुआ जो है अकशेरुकी प्राणी है। अकशेरुकी प्राणी में आप जो है देहाती लैंग्वेज में कैसे अंतर मतलब करेंगे, तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना, अकशेरुकी होते हैं, ठीक है। तो केचुआ के बतन में रीढ़ का हड्डी होता है क्या, नहीं होता है, तो अकशेरुकी होता है। साथ ही साथ जीके के लिए याद रखिए, केचुआ जो है आपका एनिलिडा फाइलम का प्राणी है, ठीक है। इसके बाद इसमें आंख नहीं होती है, इसे किसान का मित्र कहा जाता है,
ठीक है। बर्मी कंपोस्ट का आपने नाम सुना होगा, ये केचुआ से ही मतलब प्राप्त किया जाता है। तो ये तो रीजनिंग बता रहा हूँ मैं, जीके क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो केचिए का ये मतलब क्या बोलते हैं, अकशेरुकी है, तो मछली आपका कशेरुकी है, कशेरुकी है मछली। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। स्तनधारी तो होगा नहीं, तो कशेरुकी के लिए रज्जुकी हो जाएगा, है ना। और मतलब नहीं होता है हिंदी में। एक प्रश्न है यहाँ पे कि किसी निश्चित भाषा में इंपोर्ट को आपका लिखा गया है, इंपोर्ट को लिखा गया है GKR QPR, उसी भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। भैया इंपोर्ट, इंपोर्ट में आई का होता है 9। सबसे इंपोर्टेंट है आपको A to Z का वैल्यू एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ABCDEFGZ लिख के एग्जाम के अंदर कर लूंगा, तो आपका 4 मिनट समय खराब होने वाला है। कितना मिनट? 4 मिनट समय खराब होने वाला है, चाहे आप कितने भी चालाक हों। इसीलिए शुरू में घर पे तो कोई एग्जाम नहीं होती ना, तो आप जो है मुंह जवानी ही करें कि भाई इसका कितना है, गलती हो जाए बात अलग है, फिर से देख लीजिए, 2-4 बार गलती होगी, आपको सभी वर्ड कंठस्थ हो जाएंगे। वैसे याद करने की तरीका आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। इजोती, इजोती याद आप रख सकते हैं, इजोती इस प्रकार का EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, इसके अगल बगल के वर्ड तो आपको याद ही हो जाएंगे। इससे पहले D होगा, बाद में F होगा तो 4-6 हो जाएगा, पहले I होगा, बाद में K होगा तो 9-11 हो जाएगा, पहले N होगा, बाद में P होगा, 14-16 हो जाएगा। तो ये पांचों आप जरूर याद रखें, इजोती 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। एक बात और बता दूं, अल्फाबेट के अगर उल्टे क्रम में कभी आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए P का पोजीशन क्या होगा, तो सीधे क्रम में P का पोजीशन होता है 16, तो उल्टे क्रम में क्या होगा, तो उल्टा पढ़ने मत लगना, 3 दिन लग जाएगा। 27 में से रियल पोजीशन घटा देना है, 27 में से 16 घटा देंगे आप, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो उल्टा अगर आप P को पढ़ेंगे तो 11वें नंबर पे आएगी। ठीक है। तो ये सब पहले से ही आप प्रिपेयर्ड रहिए एग्जाम से पहले, है ना दोस्तों। जानते सभी हैं करना, लेकिन टाइम बड़ा मायने रखता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। इंपोर्ट को ये लिखा जाता है, तो आपको ये एक्सपेंड को क्या लिखना है, यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे जो लॉजिक बताया, बड़े काम किए हैं, ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जाम्स के लिए, है ना, क्योंकि रीजनिंग आपका पीछा छोड़ता नहीं है, और इसमें अगर टाइम लगा दिए तो जो टाइम लगाने वाला सब्जेक्ट है उसमें खत्म हो गया आप, है ना। तो आई को आपको जो है 9 को 7 लिख रहा है, यानी 9 को 7 लिख रहा है, 2 घटा दे रहा है। आप भी ई से 2 घटा दीजिए, ई का होता है 5, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा नंबर 3। तो सी से स्टार्ट होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। ठीक है। उसके बाद लास्ट में है टी, 20 को इन्होंने 18 लिखा है, आर लिखा है ना, तो हम भी लास्ट से 2 घटा देंगे। तो डी का होता है 4, हमको 2 घटा के लिखना है 2, 2 का होता है बी। तो हमारा ऐसा एक ऑप्शन जो सी से स्टार्ट हो और बी पे खत्म हो, तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन एक ही है ना, तो ये है, तो सी से स्टार्ट नहीं है। ये 2 सी से स्टार्ट था, लेकिन सी से स्टार्ट चाहिए और बी से खत्म चाहिए, क्योंकि टी को जो है इन्होंने आर लिखा है, 20 को 18 लिखा है, तो हमको 4 को 2 लिखना है, डी को बी लिखना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि एक एक वर्ड करने लगे, है ना। अब यहाँ पे आपका एक पजल टाइप का छोटा सा प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 6 डिलीवरी बॉय, यू भी ये नाम है इनका, स्टॉक से अपना जो है एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, ZW के ठीक बाएं बगल में है। अब ये छोटा पजल है तो एक ही बार में लिख लेंगे। अब मैंने पहले 6 यहाँ पे बना दिया, 3, 4, 5, 6 बना दिया। इसके बाद बोल रहा है ZW के बाएं ठीक बगल में है, ZW के बाएं, ZW के बाएं मैंने इधर लिख दिया, ठीक बगल में है। ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी लिखने के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी पजल के प्रश्न में, जो बैंकिंग की तैयारी करते हो बखूबी जानते हैं। ठीक है। पंक्ति में दोनों छोर पर Z और Y खड़े हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई एक छोर पे Z तो दूसरे छोर पे Y है। एक इधर से मैं डिलीट स्थान किया तो एक डिलीट बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 आदमी हैं। ठीक है। अब तो फिक्स हो गया कि Z और Y एक दूसरे के छोर पे हैं, है ना। W Z और V के बीच में है। अब W यहाँ है तो Z और V के बीच में है W, तो V यहाँ आएगा। अब ये को जगह खाली है। ठीक है। Y X के बाएं ठीक बगल में है, Y X के बाएं ठीक बगल में है। इस इंफॉर्मेशन से काम चल नहीं रहा है। अगला इंफॉर्मेशन है Y X के दाएं ठीक बगल में है, Y जो है X के दाएं हैं,
तो अब तो पता हो गया, अब एक ही जगह खाली रहा तो अब सब फुलफिल हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछेगा तो इसमें से छूटेगा नहीं, चाहे ये 5 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे। फिलहाल यहाँ पे 1 नंबर में पूछा गया है, तो हमारा जो क्रम है Z है, W है, V है, U है, X है, Y है, ठीक है। इसमें से आप आंसर दे देंगे जो भी है। यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे कौन था, आप इस लाइन में देख सकते थे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा इस प्रकार का कि भाई ये भी सीरीज है, इसको फुलफिल करिए, इस खाली स्थान पे क्या आने वाली है। तो 2 का है 3, 3 का है 10, 10 का है आपका 39, है ना। 2 का है 3, 3 का है 10, 10 का 39, 39 का है 172, 172 का क्या चाहिए। तो इस प्रकार से मैं करते देखता हूं, है ना। 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से गुना करके माइनस 1 कर लूं तो ये आ जाएगा। 3 से गुना करके प्लस 1 करूं तो ये आ जाएगा, है ना। 4 से गुना करके 40 माइनस 1 सही है 39 हो जाएगा। और उसको अगर मैं 5 से गुना कर लूं और फिर माइनस 1 करना है ना, प्लस का एक बार माइनस का लॉजिक चल रहा है। 3 5 150 9 5 45, ये तो भाई 195 194 आना चाहिए, 172 है, तो ये लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये लॉजिक नहीं है। चलते हैं दूसरे लॉजिक की तरफ से। दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीधे सीधे पढ़ाने बैठ जाता हूं आपके जैसे। जैसे आप एग्जाम में आपके साथ फील होगा वैसे ही मैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि भाई टीचर के लिए सब कुछ आसान होता है क्योंकि पहले से ही जो है रखे रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सीधे सीधे आपको पढ़ाने आ जाता हूं, ऐसे ही आप भी फेस करोगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो जैसा आप वैसे ही मैं अपने आपके जगह पे रह के ही पढ़ाता हूं, तो आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो इसके लिए, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट आया बता दिए, है ना। तो बताने के लिए तो भाई बहुत बहुत, है ना, ये आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे 2 के 3 है, तो मैंने एक लॉजिक से चला तो यहां तक मिला था, आगे नहीं मिला। अब मैं दूसरा लॉजिक खोज रहा हूं भाई इसमें, आना 2 का 3, 2 प्लस 1 कर लें, 2 प्लस 1 गुने 1 कर लें तो, है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है, पहला फुल भी। दूसरा अगर कर लें 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 गुने 2 कर लेते हैं तो 3 2 5 दूना के 10 बराबर, है ना। 10 प्लस 3 कर ले गुने 3, 10 प्लस 3 गुने 3 तो हमारा 39 भी हो गया, बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा 39 प्लस 4 करेंगे, 39 प्लस 4 करेंगे तो 9 4 13 43, 43 गुने कितना करना है, 3 से गुना किया, अब 4 से, 4 तिहाई के 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, 172 भी हो गया, बहुत अच्छा। अब 172 प्लस हमें कितना करना है, 5 करना है और हमें 5 से गुना करना है, ठीक है। तो 172 प्लस 5 गुने 5 तो 177 गुने 5, 7 पंचे के 35 के 5, लास्ट में 5, लास्ट में 5 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, अगला गुना करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप एग्जाम्स के अंदर फेस करोगे कि 2-3 ऑप्शन मिला और बाद में जो है धोखा दे दिया, जैसे यहाँ पे 172 धोखा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आधा मिनट की समय तो खराब हो गई। तो होते हैं कोई कोई समय जो है, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा बहुत समय आपका खराब करने के लिए ही होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, इसमें आप कैसे करते हैं, पहले ये देखिए कितनी बार मोड़ा गया। यहाँ पे 1 बार मोड़ा गया, फिर यहाँ 1 बार जब मोड़ा गया होगा तो यहाँ से यहाँ तक 2 लेयर है। अब इसको फिर आधे आधे में यहाँ से मोड़ा गया तो 4 लेयर बन गया। तो सबसे पहले 2 गोलकी बनाया है तो 4 लेयर है, तो 4 गुने 2 कितना गोलकी होना चाहिए, 8। मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे 8 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 सब में 8 है। तो ये वाले लॉजिक से काम नहीं चला। मैं एक एक बात बता रहा हूँ, काम आएगा, ठीक है। पहले 8 गोलकी होना चाहिए, ये अलग बात है कि यहाँ पे हर में 8 है, कहीं कहीं इससे भी काम चल जाएगी। अब मैं देख रहा हूं कि जैसे मोरा है ना वैसे ही आपको खोलना है। ये नहीं कि मोरा इधर से है, देखिए एरो इधर दे रहा है, मोरा ऐसे है तो आप खोल दिए ऐसे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मोरा है ऐसे ही खोलिए। तो अगर मैं ऐसे खोलूंगा तो ये वाला सीट बनेगा, है ना, पीछे चलेगा तो ये वाला सीट बनेगा। तो ये जैसे है वैसे ही गोलकी बनेगी। तो एक गोलकी यहाँ बनेगी और एक गोलकी यहाँ बनेगी। अब देखिए ऐसा कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा और ये भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे कि पहले ये दोनों गोलकी मुझे ज्ञात था, मैंने इसको सीट को खोला तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देहाती अंदाज में सीखिए, कोई लॉजिक कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे जब ये गोलकी था, जब मैं इसको खोलूंगा तो इसके बगल में एक और गोला और इस कोन में गोला, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब इसको एक बार और पलटूंगा तो यही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा और ये दोनों इस कोने में आके रिपीट होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप देहाती स्टाइल से समझ गए हैं कि ऐसे जैसे मोरा है वैसे ही खोलना है, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि 4 में से कोई एक भिन्न है, आपको भिन्न जो है चुनना है। यहाँ पे दे रहा है संगत है, असंगत को आपको चुनना है, डिफरेंट कौन सा है चुनना है। तो यहाँ पे डिफरेंट चुनने के लिए एक एक वर्ड का नहीं जाना है, जो है आपको कैसे जाना है। देखिए 13 से जो है 10 कर दिया, एम का 13 होता है, जे का 10 होता है, 13 से कर दिया 10, 3 घटाया। दूसरे में देखता हूँ 5 से 2 कर दिया, 5 से 2 कर दिया, ई से बी कर दिया, 3 घटाया, सही है जी, ये दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। इसके बाद 7 से 4 कर दिया, 3 घटा दिया, सही है जी पहला और दूसरा में। इसके बाद चौथा वर्ड देखिए 18 से 14 कर दिया, कितना घटा दिया, 4 घटा दिया। ये तो नहीं बैठा ना, सही सही नहीं बैठा, तो ये हमारा असंगत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला मुझे कोई मतलब नहीं है कौन सा वर्ड क्या है, एक से भी अंतर पता चल गया तो अंतर है। अब यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आना है आपसे पूछ रहा है, तो देख लीजिए 20 होता है टी का जी, 20, यू 21, 22, 23, 24, यहाँ पे 25, पहला वर्ड वाई होना है। उसके बाद 15, 2 17, 2 19, 2 21, 2 23, 2 25, दूसरा अंक भी वाई होना है। वाई और वाई कहाँ है, 2 ऑप्शन में है, ए में है और आपका जो है डी में है, ठीक है, वाई और वाई, तो तीसरा अंक भी चलना ही पड़ेगा। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, 19 का होता है एस, तो वाई वाई एस कहाँ है, वाई वाई एस ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा असंगत है, इसमें भी कौन सा डिफरेंट है। कभी कभी इस प्रश्न को एक 3 वर्ड आपको ऊपर दे देगा और बोल देगा कि इसमें कौन सा समान गुणधर्म वाला है, तो जो इसके साथ ऑपरेशन रहता है वही ऑपरेशन आपको ढूंढना रहता है। लेकिन यहाँ पे इसका लेवल थोड़ा कमजोर रहता है, इसीलिए जो है यहाँ पे आपको असंगत पूछने को बोल दिया गया है। अब इन चारों ऑप्शन में जो है डिफरेंट कौन सा है, तो मैं देख रहा हूँ 13 दूनी की 26, 13 का स्क्वायर, 17 दूनी की 34, ये थोड़ा कुछ अलग बैठ रहा है, 15 दूनी की 30, 15 का स्क्वायर, 12 दूनी की 24, 12 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पहला का जो है पहला को 2 से गुना कर दे रहा है और पहला का स्क्वायर है ये, ठीक है, पहला को 2 से गुना कर दे रहा है, पहला का स्क्वायर है ये, पहला का 2 से गुना कर दे रहा है, पहला का स्क्वायर है ये। लेकिन बी नंबर में देखिए 2 से तो गुना बराबर किया इन्होंने, लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसी कंपनी में कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष, 38 वर्ष और 45 वर्ष है, मतलब है, और 49 वर्ष की क्या बोल रहा है, किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है, राइट, 45 वर्ष एवरेज है, ठीक है, 38 वर्ष, 45 वर्ष और 49 वर्ष के आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, हट गए, ठीक है, 42 वर्ष, 46 वर्ष और 44 वर्ष के 3 आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं। अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या है। सबसे पहले तो ये सवाल ही नहीं बनता अगर मैथ के होते, ये सवाल ही नहीं बनता अगर मैथ के होते, क्योंकि 45 वर्ष एवरेज तो है, लेकिन कितने कर्मचारी है ये मैं कैसे निकालूंगा भाई, 3 को गया 3 को आया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि 200 कर्मचारी था कि एक मतलब 25 कर्मचारी था, मुझे कैसे जस्टिफाई करूं। तो मैथ के अंदर तो ये सवाल नहीं बनता, लेकिन रीजनिंग के अंदर बन गया है। कैसे बन गया है, दिमाग लगाइए, तो इसका मतलब ये लल्लू सा होगा, तभी तो बना है सवाल। आप देखिए कि भाई 45 वर्ष एवरेज था पहले, है ना, और ये लेके कितना चला गया, जो इस्तीफा दिया है, जो इस्तीफा दिया है वो 38, 45 और 49 जोड़िए, 8 5 13, 9 3 12, 22 के 2 हाथ में 2, 4 3 7 4 11 और 2 13, 132 वर्ष लेके भाग गया, माइनस हुआ, और प्लस वाला कितना है, 4 6 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 8 4 12 और 1 13, 132 प्लस 100 हुआ, तो 132 वर्ष लेके भागा, 132 वर्ष फिर लेके आ गया, तो कोई डिफरेंट पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा 45 वर्ष होगा, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही औसत पे प्रभाव पड़ता तो हिसाब ही नहीं बनता, कैंट फाइंड, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितने आदमी है, तो कैसे असर डालोगे भाई कि औसत कितना हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है आपसे कि संक्रिया पूछा गया है, इसमें जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही एक प्रकार है कि ए का अर्थ जोड़ है, जहां जहां ए है आप जोड़ रख दीजिए, बी का अर्थ गुना है, जहां बी है गुना रख दीजिए, इसके बाद सी का अर्थ घटाना है, सी कहाँ है, यहाँ रख दिए, घटाना है, इसके बाद डी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ मैंने यहाँ पे भाग रख लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं संक्रिया कर लूंगा
बी का क्या अर्थ था भाई, बी का अर्थ था गुना, मैं यहाँ गुना रख लेता हूँ, और ए का अर्थ है जोड़, यहाँ मैं जोड़ रख लेता हूँ। अब इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पहले भाग का कैलकुलेशन होगा तो 72 में 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 गुने 12 करेंगे तो यहाँ तक की मामला 144, 144 में हम 24 जोड़ेंगे तो 164, 4 168 हो गया यहाँ तक का मामला। 168 में से हम 18 घटाएंगे तो 168 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारा 150, यहां तक की मामला अगर मैं भूल जाऊं तो 150 हमारा आ गया है। ठीक है, अब ये बीच में माइनस का साइन है तो पहले कोष्ट का काम करना पड़ेगा, तो 20 गुने 5 100 प्लस 48, तो 148 घटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो है 2 आ जाएगा। आप भी ऐसे ही करना एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, पहले भाग का क्रिया होता है, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का, लेकिन अगर कहीं पार्टिकुलर ऑफ या का लिखा हो तो पहले इसकी ही क्रिया कर लेना बोर्ड मास के रूल से। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ये छोटकू जो है समाया हुआ है, ये आकृति। ठीक है, तो ये तो देखते ही आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें है, इसमें तो यहाँ से ये वाला पोर्शन ऐसा चाहिए, ये इधर आ रहा है, ये भी नहीं है। इसमें है, इसमें यहाँ से मान लीजिए ये आया, ये आया, ये आया, लेकिन मुझे इधर भी चाहिए तो ये भी नहीं है। इसमें है, इसमें ऐसे यहाँ पे है, इसमें है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, कहाँ छुपा है आपको खोजना रहता है। ये दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण पे रखा है और आपसे जो है दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए मैं आपको जो है देसी अंदाज वाला स्टाइल बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नियम है इसके लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पे देसी वाला अंदाज बताता हूँ कि भाई पहला वर्ड को और आखिरी वर्ड को आपको जो है टारगेट करना है, और ये घूम जाता है ऐसे, ये वाला इधर भाग जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो है, आप देखिए कि एल का मुंह, एल तो सबसे पहले फर्स्ट में आएगी एल, और एल का जो मुंह अभी इधर है, ये एल का मुंह इधर साइड होगा, क्योंकि ये घूमेगा ना। आप उंगली पे एक बार घुमा के देखिए तो जरा, ये एल इस साइड हो जाता है कि नहीं। इस एल को अगर मैं ऐसे घुमा लूं, ऐसे एल अगर मैं ऐसे घुमा लूं एक बार, तो आपका एल का मुंडी इस साइड आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूं एल का मुंडी कितने में इस साइड है, तो 1 में है और 2 में है, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब हमारा पी लास्ट को होना है और पी भी इस साइड से घूमना है, तो ये पी का जो मुखौटा है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ कहाँ है भाई, तो 2 ऑप्शन छंट गए तो उसको तो देखना ही नहीं है। अब जो 2 ऑप्शन है दोनों में आपका पी का मुंह जो है इसी प्रकार का है, तो इतना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पहला और आखिरी से काम हमारा नहीं चला। ठीक है, तो अब किससे काम चलेगा, तो एल के बाद क्या होना चाहिए, शुरू से पहला लास्ट से आया तो पहले एल, एल के बाद हमारा होना चाहिए ए को आप पलट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए तो दोनों बराबर है, आई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा चाहिए एम, तो इसके बाद इसमें तो एन दे रखा है, तो ये कहाँ से होगा, यहाँ पे देखिए एम है, एम को पलट भी दो तो एम ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर बोल रहा है कि अगली आकृति क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम लेफ्ट ना करें, सीधे पता है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा समझना होगा। अब मैं देख रहा हूं कि भाई ये जो गोलकू है, जो इलिप्स टाइप का है, जो अंडाकार टाइप का है, ये आपका दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। पहले यहाँ पे था, अगले घर में यहाँ आ गया, अगले घर में फिर यहाँ आ गया, अब जो अगला घर होगा यहाँ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इलिप्स होना चाहिए, तो ये नहीं है, इन तीनों ऑप्शन में यहीं पे इलिप्स है, तो और मुझे इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होगी। तो ये जो आयत है, ये जो ये तो वर्गाकार लग रहा है, ये जो आपका स्क्वायर है अंदर में, ये स्क्वायर आपका कैसा घूम रहा है, तो ये भी स्क्वायर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ से यहाँ आ गया अगले आकृति में, यहाँ से फिर यहाँ आ गया होगा, हाँ बराबर, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, तो इस कोने में चाहिए, तो इन तीनों में कोने में ही है। तो इससे फर्क मुझे जो है अभी तक पता नहीं चला, अभी तक मैं कहाँ तक पहुंचा हूं कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, इन तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब मैं जो डिफरेंशिएट करूंगा वो कलर के हिसाब से करूंगा। आपको डार्क कलर और खाली घर दिख रहा होगा, तो मैं अभी आयत का देख रहा हूं कि पहला घर डार्क है, दूसरे में आया तो नीचे से जो है दूसरा घर डार्क हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरे में गया तो आपका जो है तीसरा घर डार्क हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका मैं देख रहा हूं कि चौथे में अगर जाएगा तो सबसे ऊपर वाला यानी ये वाला घर डार्क हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला घर डार्क कहाँ कहाँ पे है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये भी छट गए।
ठीक है। अब मैं चलता हूं, ये जो आपका इलिप्स है, इसमें इलिप्स जो पहले कंडीशन में था कि सबसे ऊपर वाला डार्क था, फिर एक नीचे खसका, है ना, फिर दूसरे में एक और नीचे खसका, लास्ट में सबसे नीचे खसकेगा तो ये वाला सबसे निचला पोर्शन डार्क होगा। तो सबसे निचला पोर्शन कहाँ डार्क है? तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा है, जिसमें आयत में सबसे ऊपर वाला पोर्शन डार्क है और इलिप्स में सबसे निचला वाला पोर्शन डार्क है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा पूछ रहा है, तो आपका जो है बी से वाई और तो एन से क्या होगा। मैं यहाँ पे अभी अभी बताया कि भाई ये उल्टा क्रम में लिखा गया है। उल्टा क्रम में आप उल्टा है नहीं कि जेड से लिख दिया और ये तक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही रह जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि भाई उल्टा क्रम में लिखने का क्या तरीका है, 27 में से रियल पोजीशन को घटा दो, आपका उल्टा स्थिति आ जाएगा। तो 27 में से रियल पोजीशन होता है बी का 2 घटाए तो कितना आ गया 25 का मतलब होता है वाई, मतलब समझ में आ गया कि उल्टा लिखा है। तो मैं भी 27 में से n का रियल पोजीशन होता है 14, तो 27 में से अगर मैं 14 घटा दूं तो 13 आएगा। 13 का मतलब होता है m से स्टार्टिंग कहाँ ले रहा है, ऑप्शन नंबर सी ले रहा है और यही हमारा राइट आंसर है। आगे मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक लास्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर रीजनिंग का। इसमें बोल रहा है कि 5 गो बच्चा है, चिराग, फिरोज, हीरा, जोय और लोहित। अब लोहित कैसा नाम है यार, लोहित तो नदी का नाम है जो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, ठीक है, लोहित नदी, बराक नदी। तो यहाँ पे जैसा भी है, चलिए नाम से मुझे क्या करना है, काम करना है। चिराग, फिरोज, हीरा, जोय, लोहित, ये 5 गो बच्चा है। एगो पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके सीधी लाइन में बैठा हुआ है। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ लोहित जो है फिरोज के दाईं ओर, यहाँ पे फिरोज को रख ले रहा हूँ, थोड़ा सा और जगह कम करो भाई। यहाँ पे लोहित है, ये फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चलिए फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहाँ तक का काम हुआ। चिराग जोई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब चिराग जो है ये जोई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहाँ मैंने अलग से लिखा है बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहित यहाँ है, चिराग यहाँ है ना, लोहित यहाँ है, चिराग यहाँ है, इसके बीच में हीरा बैठा है और चिराग, तो इसका मतलब जोई लास्ट में हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि लोहित और चिराग के बीच में हीरा बैठा है, मतलब लोहित और चिराग के बीच में गैप है। और चिराग और जोई, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गया था कि भाई जोई के बाएं है चिराग, तो इसी प्रकार से रहेगा। तो अब जो पूछ रहा है बता दीजिए। फिरोज के दाईं ओर तीसरे कौन है, तो फिरोज के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा चिराग है, तो आपका चिराग आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो इस वीडियो में ये मैंने रीजनिंग के सेक्शन क्लियर किया है। अगला एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैथ का सेक्शन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अगले जो पार्ट आएगा इसका शाम को ही मिल जाएगा आपको शायद, तो इसमें मैं मैथ के सेक्शन को क्लियर कर दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। और जो भी जीके जीएस की वीडियो मटेरियल है वो उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से निःशुल्क ले सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस सेट आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।